जैसे वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट, तो ऐसे ये इंफ्रारेड। अब ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये 1950 लगभग में विल्बर केन इन्होंने ये शुरुआत करी थी, इसका यूज की, इंफ्रारेड की। और फिर निकाल नॉरिस ने लगभग 1960वें दशक में इसको एनालिसिस में यूज करना शुरू करा था। और अब तो इसमें इतना एडवांसमेंट हो गया है कि बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी लेकर भी और बहुत क्विकली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये मेथड से FTIR आ गए हैं। अब सब जगह FTIR यूज होते हैं, जो बहुत ही क्विक भी होते हैं, बहुत प्रिसाइज होते हैं और रेजोल्यूशन बहुत हाई होता है, डिस्टर्बेंस कम से कम होती है। इनका अब बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ यूज होती है ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इतना बड़ा हिस्सा, एक स्पेक्ट्रम का एक रेंज का हिस्सा है, जब इसका इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ। अब मैटर के साथ जब रेडिएशन का इंटरेक्शन होगा तो नेचुरली मैटर में कुछ ना कुछ चेंज आएंगे, क्योंकि जैसा हम शुरू में पढ़ चुके हैं, ये रेडिएशन जो है विच हैज बोथ वेव एज वेल एज ड्यूअल नेचर होता है ना इसका, वेव नेचर भी होता है इसका, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो अब इसमें एनर्जी से एसोसिएटेड रहता है। ये एनर्जी जब मैटर जो एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। अगर ये एनर्जी ज्यादा हो तो उस केस में कौन से चेंजेस आते हैं? एनर्जी ज्यादा होने में क्या चेंज आता है जो हम पढ़ चुके हैं? कौन से किस्म के चेंजेस आते हैं मॉलिक्यूल्स में, कौन से ट्रांजिशन होते हैं? इतनी एनर्जी है कि उसमें क्या मूव करने लगता है फ्रॉम द लोअर टू द हायर लेवल? क्या चीज मूव करता है? यूवी पढ़ रखा है ना सबने? क्या ट्रांजिशंस होंगे नीचे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल? BSc क्या मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। लेकिन इंफ्रारेड जो है इस केस में जो एसोसिएटेड एनर्जी है ना वो कम होती है। एसोसिएटेड एनर्जी कम क्यों होती होगी ये बताइए? तो इस केस में पूरा हम स्पेक्ट्रम ब्रॉड पढ़ चुके हैं, सारी वेव लेंथ देख चुके हैं इसके, क्योंकि E इज इक्वल टू hc/λ, जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी। इसकी एनर्जी कम होती है, ये क्या इम्प्लाई, इसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब समझते हैं आप इससे कि इसकी एनर्जी जो है वो कम होती है? एनर्जी कम, Maybe electrodes, हाँ ये electrodes will not be able to leave their क्या चीज, यस इलेक्ट्रॉन positions. नॉट लीव, लेकिन एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो रही है ना। तो देखिए उसमें क्या चेंजेस होंगे। एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, तो जैसे हम ना खाना चढ़ाते हैं गैस के ऊपर तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, आप देखते हैं ना तुरंत उसमें। अगर आपने दाल चढ़ाई तो आप क्या देखेंगे, वो हिलने डुलने लगता है, वो पूरा पानी अंदर, मैटर इनसाइड इट, वो यूज हो रहा है ना उसमें। लेटर ऑन इन कुकिंग इट इज यूज फॉर दैट। यही चीज इसमें है। इतनी एनर्जी तो नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, लेकिन जो एनर्जी होती है उससे क्या होगा? मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? एटम्स से। तो एटम्स क्या करेंगे? इसमें वाइब्रेट करने लगेंगे, हिल, जैसे मतलब हिलते हैं जैसे हम, तो वो हिलने लगेंगे। क्यों? क्यों हिलेंगे? क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज तो होना है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। वाइब्रेशन होने लगेगा, और वाइब्रेशन के तहत ही रोटेशन, उसके लिए और कम एनर्जी चाहिए होती है रोटेशन के लिए। वाइब्रेशनल जो लेवल्स होते हैं उसके अंदर रोटेशनल लेवल्स। तो क्या होगा कि एटम में हमारा एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरा वाइब्रेशनल लेवल जो है मूवमेंट होगा, वाइब्रेट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और इससे हम क्या स्टडी कर सकते हैं? बहुत ही काम आता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत ज्यादा काम। अल्ट्रावायलेट को अगर हमने, तो उससे बहुत ज्यादा इसलिए काम आता है, फंक्शनल ग्रुप सारे डिटेक्ट हो जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप देखिए डिटेक्ट होने का ये बहुत ही अच्छा ग्रीन तरीका है। क्यों कहेंगे हम इसको ग्रीन? ग्रीन टूल कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करते हैं लैब में, चाहे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का करें, चाहे हम फिनॉल्स का करें, अल्कोहल्स का करें, उसमें कुछ ना कुछ हम रिएजेंट डालते हैं, उसको हम हीट करते हैं, उतना हमें समय लगता है।
उतनी एनर्जी लगती है, और तब जाके रिपीटेडली हम डिटेक्ट कर पाते हैं, कंफर्म कर पाते हैं कि इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधे सैंपल ट्यूब में अपना सैंपल लीजिए, दूसरी तरफ से जो है आपको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, क्योंकि एक सोर्स होगा, सोर्स जिससे इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगी, बीच में सैंपल ट्यूब होगी जिसमें हमारा सैंपल होगा। सैंपल जो है पे जब गिरेगा तो सैंपल एब्जॉर्ब जब करेगा, एब्जॉर्ब करने के अलावा बाकी रेडिएशन दूसरी तरफ निकल जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी वो। और वो ट्रांसमिटेंस से हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा हिस्सा इसमें एब्जॉर्ब हुआ है, कौन सा हिस्सा ट्रांसमिटेंस से। तो इसमें जो हम प्लॉट कर, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हुआ हिस्सा उसमें वाइब्रेशनल चेंजेस ला रहा है, और ये जो हमें प्लॉट देगा, ग्राफ देगा, वो देगा हमको जो है उसमें तो लैम्डा मैक्स था ना, इस केस में हमारा ट्रांसमिटेंस वर्सेस द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ। तो हमें मिल गया अपना आईआर स्पेक्ट्रम, जिससे हम फंक्शनल ग्रुप चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, हर एक में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरफ हम इस प्लॉट करते हैं क्या, वर्टिकल एक्सिस में हम प्लॉट करते हैं इसका ट्रांसमिटेंस, और दूसरी तरफ हम प्लॉट करते हैं इसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। अब हम फ्रीक्वेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक दूसरा तरीका है वेवलेंथ ना लिख के, नहीं तो अगर हम वेवलेंथ लिखते ना तो वो इतना कम आता है, तो उस केस में हमारी जो गैप्स रह जाती है बिटवीन डिफरेंट एब्जॉर्प्शंस, इन अदर वर्ड्स द ट्रांसमिटेंस, क्योंकि एब्जॉर्ब होके बाकी ट्रांसमिट हो जाती है जो नहीं एब्जॉर्ब हुई है, तो वो इतना अच्छा नहीं आता, ओवरलैपिंग आते हैं सब इतने क्लोज क्लोज। इसलिए हम क्या लेते हैं इसमें, वेव लेंथ ना लेके उसका रेसिप्रोकल यूनिट यूज करा जाता है, जिसको कहते हैं वेव नंबर या सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें हमें ब्रॉड मिलता है, जो एक्स एक्सिस में हमको मिलेगा अपना सिग्नल, वो ब्रॉड होंगे क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, और अगर हम वैसे लें तो वो छोटी यूनिट होती है, तो बहुत अच्छा रिजॉल्व करा हुआ स्पेक्ट्रा नहीं मिलता। तो और क्योंकि ये वेव नंबर है, वेव लेंथ नहीं है, और वेव नंबर जो है वो होता है 1/λ। वेव लेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के, जो कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, तो ऑटोमेटिकली वेव नंबर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। तो कई जगह आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी टर्म यूज भी करी जाती है, फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर्स, बिकॉज दिस वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। यानी कि अब ये वाइब्रेशनल जो हमारे मोशंस हो रहे हैं, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कैसे, कितनी होती है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, धीरे धीरे इसमें समझ आ जाएगा किस तरह। ये ऐसे कि अगर हम अपना इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देखें, मैं पूरा स्पेक्ट्रम बार बार नहीं दोहराऊंगी, आपको शुरू का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा कि कौन सी उसमें अलग अलग रेंजेस हैं। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 50 सेंटीमीटर इनवर्स का, जो कि इंफ्रारेड रीजन है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। या अगर इसको हम माइक्रॉन्स या माइक्रोमीटर के फॉर्म में बताएं तो 0.8 माइक्रोमीटर 200 माइक्रोमीटर, पर जनरली माइक्रोमीटर में ना लेके इसको हम सेंटीमीटर इनवर्स में जो है ऐसे नोट करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ना 0.8 और 2.5 के बीच का तो गैप जो है, उसको अगर हम यहाँ बताने लगे या 2.5 और 15, तो बहुत ही क्लोजनेस आ जाती है इस केस में। और अगर ऑफ कोर्स यस, अगर हम इसको वेवलेंथ में लें, ये तो वेव नंबर है, तब वेव नंबर में तो इतना वो नहीं, अगर हम इसको, मैं कहना चाह रही हूँ वेवलेंथ के फॉर्म में लें, तो उस केस में रेजोल्यूशन अच्छा दिखता नहीं है, तो एज वेव नंबर्स, वही प्रथा है इसमें वेव नंबर के फॉर्म में लिखने की, क्योंकि वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एनर्जी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर दैट वाइब्रेशन। अब इसमें से भी देखिए 12,500 से लेकर 4,000 वाला जो रीजन है, जिसको नियर आईआर कहते हैं, ये हमारे बहुत काम का नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस का कोई वो नहीं होता है यूज। वहीं पे 667 से लेके 50 सेंटीमीटर इनवर्स वाला रीजन, जिसको कहते हैं फार आईआर रीजन, ये भी बहुत काम का नहीं होता है। तो काम का जो हिस्सा होता है, नॉर्मल रेंज जो होती है वो होती है 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 660, कहीं 640 दिया है, कहीं 600 दिया है, कहीं 667 सेंटीमीटर इनवर्स जो मैंने यहाँ लिखा है। सो डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, 4,000 से लेकर 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रीजन ये हमारा नॉर्मल आईआर कहलाता है। क्योंकि जब हम इस रेंज की रेडिएशन
विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ धीरे धीरे डालते हैं तो इसमें अलग अलग ट्रांजिशंस होते हैं। वो कैसे होते हैं देखें हम, क्या होते हैं थ्योरीज की, इंफ्रारेड की हमको मालूम तो चल गया कि 4000 से लेकर 600 सेंटीमीटर इनवर्स वाला। Please don't confuse these units with the units we had used earlier in the case of our UV spectrum. तो इसकी थ्योरी या सिद्धांत क्या है कि जब ये रेडिएशन पड़ती है, एनर्जी पड़ रही है, रेडिएशन मतलब एनर्जी, E is equal to hc upon lambda, तो उससे एटम्स और ग्रुप्स जो है वाइब्रेट करने लगेंगे। अब एटम्स और ग्रुप कैसे जुड़े हैं भाई, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देखिए पाई की स्टडी हमने उससे कर ली है, अब इसमें भी पाई की स्टडी होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के फॉर्म में नहीं, वाइब्रेशंस के फॉर्म में, कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो कैसे वाइब्रेट करते हैं। बिल्कुल इतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स खिसके, पर इतनी एनर्जी होती है कि ग्रुप्स जो है ये वाइब्रेट करें, हिले डुले हैं, वही हम यूज करते हैं उसका मूवमेंट जो है। और ये वाइब्रेशंस जो है वो क्वांटाइज्ड होंगे, मतलब मान लीजिए OH ग्रुप है, उसको एक किस्म का वाइब्रेशन चाहिए होगा, वहीं पे हमारा CO ग्रुप है, C सिंगल बॉन्ड हो, उसको दूसरा चाहिए होगा, एंड सो ऑन। ओनली वाइब्रेशंस कॉजिंग चेंजेस। इंपॉर्टेंट टू नोट कि कौन से ग्रुप्स हैं जो IR एक्टिव होंगे। इसमें ये जरूरी है कि जब इंफ्रारेड रेडिएशन गिरे और वो हिले तो उनके मूवमेंट से वाइब्रेट करें, एक डायपोल का चेंज हो, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, ये जनरेट हो जाए। ये तभी पॉसिबल है कि जब तो या तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के ग्रुप लगे हों उस मॉलिक्यूल में, या वो मॉलिक्यूल जो हो सिमेट्रिकल ना हो, तभी उसमें डायपोल जो है जनरेट हो जाए। हम क्यों कहते हैं ऐसा, डायपोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए जब पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा, और आपको मालूम है ना वेव्स भी जो है वो कैसे जाती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ऑन द पॉजिटिव साइड ऑन द नेगेटिव साइड, इस तरह हम वेव्स और ट्रफ्स देख चुके हैं। उसमें एक उसमें हिल जैसी आती है और एक फिर गहरा गड्ढा जैसा आता है, इस तरह वेव हमारी जो बनती है, लहरें जो होती हैं, वेव होता है, तो वो भी इस तरह जाती हैं। डायपोल भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम वेव्स को भी ऐसे पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। अब जब वो वेव और ये जो हमारा जो बॉन्ड है उसके वाइब्रेशन से जो डायपोल क्रिएट हुआ, ये दोनों मैच करें तो एक रेजोनेंस, अनुनाद की सी स्थिति पैदा हो जाती है, और तुरंत हमें जो है सिग्नल दिखने लगता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो जाता है उस सिग्नल का, उस वेव का कहना चाहिए है, उस रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वो एब्जॉर्ब करके इसमें हमें इंफ्रारेड का सिग्नल देगा दूसरी तरफ, जो हमें दिखाई देगा। सिग्नल रिकॉर्ड हो रहा है एज ट्रांसमिटेंस वर्सेस आर फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर। और ये जो सिद्धांत इसमें फॉलो होता है, हालांकि एनहार्मोनिक मोशन भी है जो हार्मोनिक ऑसिलेटर को फॉलो नहीं करता है, लेकिन हम पहले ये देखें कि ये मोशन, क्योंकि दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है ना वो कभी खिंचेगा कभी सिकुड़ेगा, कभी खिंचेगा कभी सिकुड़ेगा, तो ये मूवमेंट कैसा हुआ, ये बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे हमारे एक स्प्रिंग में होता है। स्प्रिंग में अगर एक तरफ हम बॉल लगा लें, स्प्रिंग को खींचें तो वो कभी नीचे को खींचेगी, फिर उसके बाद वो वापस चली जाएगी। इसको कहते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल पे बेस्ड है, उसी तरह ऑसिलेट करती हैं दो एटम्स के बीच। मतलब वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा इससे, वो दोनों एटम जो एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो वो बीच का बॉन्ड आप समझ लीजिए इलास्टिक जैसा या स्प्रिंग का जैसा। जैसे स्प्रिंग को खींचा तो हम दोनों तरफ वो एक दूर हो गए, दो अगर एटम्स हैं, फिर जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ा तो वो दोनों फिर से पास आ गए। यही इसमें भी होता है कि स्प्रिंग की तरह खिंचते हैं, जैसे स्प्रिंग में लगे हुए दो बॉल्स खींचे और फिर ये दो एटम्स वापस आ जाते हैं। तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं स्ट्रेचिंग मोशन। वहीं पे ऐसा भी होता है कि अगर दो एटम एक कॉमन एटम के साथ जुड़े हुए हों तो वो स्ट्रेच नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी है नहीं कि उनकी बॉन्ड की लेंथ में चेंज आए, लेकिन इतनी एनर्जी है कि उसका हल्का सा बॉन्ड में एंगल में चेंज आए। मतलब ये दो जो हैं लगे हुए एटम एक कॉमन एटम से, जैसा कि H2O में है, वो कभी दोनों अंदर को जाएंगे कभी बाहर को आएंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, वो बेंड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हमारे दो किस्म के होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग।
स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो रिदमिक मूवमेंट है। रिदमिक मतलब जैसे हमारे स्प्रिंग में होता है, किसमें स्प्रिंग जैसे कनेक्टेड होता है दो तरफ से, दो बॉल से। तो ये दो एटम हैं, किससे कनेक्टेड, एक बॉन्ड से। तो बॉन्ड एक्सेस जो है वो चेंज होती है, मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो या तो बढ़ेगा या घटेगा, या बढ़ेगा या घटेगा, मतलब जैसे स्प्रिंग में मोशन हो रहा है जैसे। और बेंडिंग वाइब्रेशन में हल्का सा बॉन्ड एंगल में चेंज होता है, जब दो एटम्स जो हैं इस तरह वो ऐसे लगे हुए हैं कॉमन एटम के साथ, तो वो इस तरह कभी, आप हालांकि आप, आई एम श्योर यू कांट सी माय हैंड, कैन यू सी माय हैंड ओवर हियर, कुछ दिख रहा है बच्चों? Yes, हैं? ma'am. ये है, यस मैम। वो उंगलियां है ना जैसे, और उंगलियां जहां ऊपर छू रही हैं तो समझ लीजिए वी की तरह ऊपर वो कॉमन एक और एटम है, नीचे इस कोने में एक एटम, इधर एक एटम। तो ये ऐसे इस तरह जब जाएंगे तो बॉन्ड का एंगल ही तो चेंज होगा, तो उसको कहते हैं बेंडिंग। वहीं पे अब अगर ये दो हैं लगे हुए यहाँ पे, मतलब ये दो मुट्ठियां मेरी हैं, मैंने ये दो मुट्ठियां मेरी, दो एटम है, इनके बीच की ये दूरी है। अब जैसी एनर्जी गिरी, तो एनर्जी गिरने से क्या हुआ, ये ऐसे खिसक गई, दोनों एक दूसरे से दूर चली गई। ये दिख रही है दोनों, मेरे दोनों मुट्ठियां दिख रही हैं आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये मान लीजिए इस distance पे थी, हाँ ठीक है, इन दोनों के बीच की ये जो दूरी दिख रही है ना, ये इनका समझ लीजिए ये क्या है, बॉन्ड लेंथ। एनर्जी गिरी तो कुछ ना कुछ तो हरकत होगी ना इस बॉन्ड लेंथ में। इतनी एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, पर इतनी एनर्जी है, तो एक दूसरे से ऐसे दूर खिसक जाएंगे, बॉन्ड लेंथ चेंज हो गया, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे, फिर खिसक जाएंगे, फिर वापस। वाइब्रेशन हो रहा है। कौन सा मोड दिख रहा है हमें, स्ट्रेचिंग। दूसरे केस में कौन सा दिख रहा है, बेंडिंग। तो हम इसमें दो किस्म के मोड्स देखेंगे, बेंडिंग और स्ट्रेचिंग। तो आइए चलिए दिखाते हैं थोड़ा सा इसको इस तरह। यहाँ पे ये हमारी है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम नहीं दिखा रही हूँ, ये इन जनरल वाइब्रेशनल मोड्स दिखा रहे हैं इसमें। अब ये देखिए यहाँ जो लगा रखा है निशान, ये बॉन्ड लेंथ है, दो। एनर्जी ई जीरो, 0 पॉइंट एनर्जी है ये इसकी है यहाँ पे। अब क्या हुआ, जब ये Slide Sonia. है बेटा, Slide Sonia. हो जाएगी अभी, आपको अभी शो हो जाएगी। एट टाइम्स इट कीप्स डिसअपियरिंग, अगर आपके उधर का सिग्नल वीक हो ना तो वो डिसअपियर हो जाती है। अब दिखने लग गई बच्चों? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मैम स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, पहली वाली यही वाली दिख रही है, 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। मैम खाली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा है। मैम फर्स्ट वाली देखिए। हैं? दिख रही ना? अरे यही वाली दिख रही है आपको, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ? यस मैम। Yes, ma'am. मैम फर्स्ट वाली मैम। ओह, आई विल एस्केप फ्रॉम Yes, ma'am. अब आप, ओफो, चलिए मैं आपको इस मोड में आ जाती हूँ फिर। ये वाले दूसरे मोड में आ गई मैं। अब जिस इसमें ऐसा ही हो रहा है, कई बार सिग्नल्स वीक हो रहे हैं। ये पहला वाला दिख रहा है अब आपको? Yes, मैंने ma'am. फुल स्क्रीन करा Yes, था ना, ma'am. मैं फुल स्क्रीन से एस्केप कर गई। अब ये जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये दूसरा वाला दिखा आपको कि कब शुरू हुई, शुरुआत कब हुई उसकी, दिख गया आप लोगों को? Yes, ma'am. 1950 में विल्बर के ने स्टार्ट करा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ ना। कार्ल नॉरिस ने फिर आगे इसको बढ़ाया, फिर FTIR यूज होना शुरू हुआ, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जिससे कि हमको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से, इस मेथड से, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए कैसे हमें हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम मिल गया, जिसमें कि बहुत ही कम क्वांटिटी यूज होती है, बहुत क्विक। और ये मैं बता चुकी हूँ ना, ये ग्रीन टेक्निक है, क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप टेस्ट कर रहे हैं पर लैब में नहीं करने हैं, ना रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ना वेस्टेज हो रहा है, ना समय लग रहा है, तुरंत हो जाता है ये। अब इसके बाद ये वाला नेक्स्ट वाइब्रेशनल, ये इससे पहले आपने नहीं देखा था बेटा, ये वाला इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप। अब दिख गया? यस मैम। मेजरमेंट, भाई अपने माइक ऑफ कर लीजिए पीछे से, जिनके कोई आवाज आ रही है। Yes, ma'am. मेजरमेंट दिख गया? अब ये दिख गया ना कैसे मेजर करते हैं, जो मैं बता चुकी हूँ कि एब्जॉर्बेंस होती है, पर हम इंडिकेट कैसे करते हैं, ट्रांसमिटेंस वर्टिकल एक्सिस में, और हॉरिजॉन्टल में क्या दिखाते हैं हम, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। और वेवलेंथ किस फॉर्म में दिखाते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल यूनिट, वेव नंबर के फॉर्म में। 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर। इसीलिए वेव नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एनर्जी। जितना एनर्जी, ठीक है, उससे हमें पता लग जाएगा कि, और मोर ओवर वेव नंबर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज लाइक, मतलब फ्रीक्वेंसी जैसे टर्म यूज करते हैं वैसे ये वेव नंबर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वेव नंबर दिखेगा। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कितने पोर्शंस में, 3, नियर आईआर, नॉर्मल आईआर और फार आईआर। नियर वाला 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, काम के नहीं है हमारे। दिख रही है आप लोगों को स्लाइड BSc? Yes, ma'am. यस मैम। ना 4,000 से 660 या कहीं 667, कहीं 640 भी लिखा है। ये रीजन जो है नॉर्मल, इसमें हमारे लगभग सारे वाइब्रेशनल मोड्स कवर हो जाते हैं। और फिर 660 से लेके 50 सेंटीमीटर इनवर्स तक फार आईआर, ये काम नहीं आता है हमारे ज्यादा। तो हम देखें, ये तो था इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि कौन सा हिस्सा हमारा नॉर्मल जो है इंफ्रारेड होता है, जो मैं इससे पहले आपको बता रही थी, लेकिन आपको स्लाइड नहीं दिख रही थी, इसलिए अब मैं आपको यही मोड पे आ गई स्लाइड शो वाले में, रादर देन द फुल स्क्रीन। थ्योरी मैंने आपको बताया ना, इंफ्रारेड रेडिएशन अब्सॉर्ब हुई, उसमें क्या हुए, एनर्जी अब्सॉर्ब होने से वाइब्रेशंस हुए, वाइब्रेशंस की वजह से या तो उसमें स्ट्रेचिंग हुई, दो एटम्स के बीच के बॉन्ड के डिस्टेंस चेंज हुए, या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, या फिर बॉन्ड एंगल चेंज हुए, मतलब बेंडिंग हुई। और ये जो सारा मोशन है ये किस तरह हो रहा है, जैसे हमारे स्प्रिंग में लगे हुए दो बॉल्स का होता है। तो हम उसी तरह इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो दिखाएं, तो हमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन दिखे, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का चेंज, बेंडिंग में हमारा बॉन्ड एंगल का चेंज। तो इसको वाइब्रेशनल मोड्स को दिखाया है। देखिए ये बॉन्ड लेंथ दिखा रखी है यहाँ, ये E0, मतलब यहाँ पे किसी किस्म का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। जैसे इस पे इंफ्रारेड रेडिएशन पड़ा तो ये अलग अलग, ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं यहाँ, ये इसके अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। वाइब्रेशनल लेवल्स मतलब वाइब्रेशन होते चला जाएगा, होते चला जाएगा, एक बार में तो फिर अंत में तो वाइब्रेशन इतना हो जाता है अगर, तो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड टूट जाता है। आप समझ रहे हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन। पर चलिए हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ देखना है कि कैसे जब इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन पड़ा तो हमारा E0 से ये मूवमेंट हो गया, मतलब जब एनर्जी इसकी 0 थी यहाँ पे, तो मूवमेंट हो गया 0 पॉइंट एनर्जी से ऊपर। ये इसका एक वाइब्रेशनल मोड है, यहाँ पे नीचे की लाइन, वहां से एनर्जी हुई, वाइब्रेशन हुआ, तो ये दूसरे वाइब्रेशनल मोड में चला गया। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, जैसा हम वो कहते चले आ रहे हैं शुरू से, ये क्या होता है, क्वांटाइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर मॉलिक्यूल। कैसे क्वांटाइज, पैकेट ऑफ एनर्जी वी, यहाँ से हमें यहाँ V1 में जंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, डेल्टा E एनर्जी गैप, वो होती है H न्यू या HC/λ या H न्यू बार कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि अब हम किस में लिख रहे हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में हम अपनी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, देखिए अब ये दिखा रखा है ना, ये दिख रहा है आपको, A और B दो एटम दिखे आपको इसमें, Yes, ma'am. A और B। अब डेल्टा E ये एनर्जी पड़ी, अभी तक ये वाले लेवल में था, नीचे वाले V0, ये जैसे ये एनर्जी पड़ी तो देखिए ये यहां से यहां तक ये फैल गया, मतलब हमारा स्ट्रेचिंग हो गई, स्ट्रेचिंग, वाइब्रेशनल लेवल चेंज हो गया, यहां से जंप होके ये वाले नीचे वाले लेवल से ये ऊपर वाले लेवल में चला गया। कैसे, एनर्जी एब्सॉर्ब करके, H न्यू, HC/λ, H न्यू बार, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं हमारी फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी की। तो ये जो हुई स्ट्रेचिंग, ये कितने किस्म की होती है, ये पूछा जाता है। देखिए ये इतने किस्म की होती है, एक यहाँ पे है ये सिमेट्रिकल, और यहाँ ये जो है ये है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब, अच्छा अभी पहले मैं इस तरह से, देखिए ये बीच में जहाँ जिसके नीचे प्लस लिखा है ना, ये एक एटम है, ये इधर दूसरा एटम A+, ये प्लस तीसरा एटम। अब क्या होगा इसमें सिमेट्रिकल में कि ये खींचेंगे इस तरह, ये इधर को खींचा और ये इधर को खींचा, दोनों या तो इकट्ठे बाहर की तरफ खींच रहे हैं, ये दो एटम जो एक कॉमन एटम से लगे हुए हैं,
तो दोनों बाहर को खींच रहे हैं, फिर दोनों स्प्रिंग की तरह, फिर दोनों अंदर को आ गए, फिर बाहर को खींचे, फिर अंदर को आ गए। सिमेट्रिकल ढंग से हो रही है स्ट्रेचिंग, तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कह रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड ये स्ट्रेचिंग ऐसी भी हो सकती है कि जो एक एटम है ये पॉजिटिव, ये तो बाहर को खींच रहा है, ये बॉन्ड लेंथ बाहर को जा रहा है, पर दूसरा जो है वो सिकुड़ के अंदर को आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। जब समान रूप से दोनों या तो बाहर खींचते हैं, फिर समान रूप से अंदर को आते हैं, पहले बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, फिर वो डिस्टेंस जो है एक्सिस का फिर वो डिक्रीज हो रहा है, उसको कहेंगे सिमेट्रिकल। तो यहाँ अगर ऊपर प्लस लिखेंगे, यहाँ भी ये देखिए दोनों, ये एरो से दिखा रखा ना, यहाँ एरो, ये दोनों एरो बाहर को जा रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को ये एरो, ये एरो ये भी बाहर को जा रहा है, और ये वाला एरो ये भी बाहर को जा रहा है, दोनों खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं यहाँ से। ऑन दी अदर हैंड यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ एक जो है वो तो बाहर को खींच रहा है एटम, पर दूसरा एटम जो इस एटम से जुड़ा हुआ है वो अंदर को जा रहा है, तो इसको ये समहाउ ये बीच वाला फिर ये इधर को ऐसे इधर को पुश हो जाएगा। कहने का मतलब है ये ऐसी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है। और ये तो हमारा दिखा रहा है, जो ग्राफ दिखा रहा है यहाँ, अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स दिखा रहा है। अंत में वाइब्रेशन होते होते दूरी इतनी हो जाती है ना कि बॉन्ड टूट जाता है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, खैर वो अलग बात है, वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ पे जो दिखा रखा है। पर हम तो इंटरेस्टेड हैं इसमें, ये हमारा V0 लेवल अगर इसको कह लें, V0 से एनर्जी पड़ी, ये जंप हो गया, यहाँ इधर आ गया एनर्जी क्वांटाइज डेल्टा ई। एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी की जरूरत होती है, जैसा इससे पहले हमने यूवी में देखा, तभी तो अलग अलग हमको मिलती हैं इसकी पीक्स अलग अलग जगह पे। तो वो तो थे हमारे स्ट्रेचिंग मोशन। अब हम आए बेंडिंग पे, देखिए ये जो दिखा रखी है ना, ये बेंडिंग 4 किस्म की होती है, नाम सिजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग एंड ट्विस्टिंग। तो हम कहें ये कैसे, सिजरिंग, जैसे मोशन किसका होता है, सीजर का मोशन, ये वैसा हो रहा है सीजर का जैसा, जैसे कैंची नहीं होती है, ये बीच का एटम दिख रहा है इतना, ये इसके साथ दोनों तरफ ये एटम लगे हुए हैं। अब ये क्या होगा, मेरी उंगली दिख रही है आपको, ये दिखी मेरी ये उंगली, कुछ दिख रही है वी जैसी है, ये दिखी। यस मैम। अब देखिए यस मैम। ना कैंची काटती है तो दोनों ऐसे अंदर फिर बाहर, दोनों अंदर दोनों बाहर, कैंची का सा मोशन हो रहा है, पर आप देख रहे हैं ये बॉन्ड लेंथ नहीं चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। और क्योंकि कैंची का सा मोशन हो रहा है, इसका नाम ही है सिजरिंग। सिजरिंग हो रही है, एक ही प्लेन में ये मोशन हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे रॉकिंग हो रही है, इस केस में जैसे रॉकिंग चेयर होती है, कि ये दोनों जो लगे हुए हैं कॉमन एक एटम से, ये दोनों इधर बाहर को जा रहे हैं एक ही प्लेन में, फिर वापस जैसे हम रॉकिंग चेयर में बैठ के करते हैं, इधर को शिफ्ट हुए, फिर वापस रॉकिंग का सा मोशन इन प्लेन, एक ही प्लेन में। पर उसके विपरीत कुछ ऐसी हमारी होती हैं बेंडिंग्स जो कि आउट ऑफ प्लेन होती हैं, जैसे कि एक तो ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग में मतलब इस तरह आगे पीछे है। एक ये देखिए मेरी उंगली ये आगे को गई, चलिए इसको डालते आगे को पॉजिटिव, दूसरी ये पीछे को, फिर जब ये पीछे को गई ये वाली आगे को, और ये एक बीच में ये कॉमन है बॉन्ड एटम, उससे बंधी हुई है, ये कॉमन एटम है। तो ये देखिए ये एटम पीछे को मूव कर रहा है, ये आगे को, तो जैसे ट्विस्ट होता है, ट्विस्टिंग टाइप है, ऐसा मोशन हो रहा है ये। तो इसलिए इसका नाम है, बॉन्ड एंगल ही चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे है, आगे पीछे इस तरह, एक आगे को एक पीछे को, तो ट्विस्टिंग नाम। आउट ऑफ प्लेन प्लस माइनस, वहीं पे अगर ये आउट ऑफ प्लेन तो हो, लेकिन किस तरह हो, जैसे आप ऐसे लगा लें कि आपका ये मेरा ये हाथ है, ये एक प्लेन है, तो इसमें पूरी सारी उंगलियां ऐसे नीचे को गई एक बार, फिर ऊपर को, फिर नीचे को, फिर ऐसे आउट ऑफ प्लेन जा रही है ना, इस तरह। ये कॉमन, ये एक प्लेन है, प्लेन में जा रही है ऐसे ऊपर नीचे, तो ऊपर गई है ये इस तरह, नीचे ऊपर नीचे, आउट ऑफ प्लेन जा रही है, पर एक इकट्ठे ही जा रही हैं ऐसे, जैसे कि हमारा वैग, जैसे लाइक द एनिमल्स वैग देयर टेल, या अ डॉग इट वैग्स इट्स टेल है, डॉग की जो बॉडी है वो एक ही प्लेन में, इस तरह आउट ऑफ प्लेन, पूंछ तो प्लेन में थोड़ी होती रहती है, फिर ऊपर नीचे जब वो पूंछ हिलाता है तो ना, या ये हाथ ऊपर गया नीचे आया, इस तरह करके जैसे मैं दिखा रही हूँ, तो ये एक प्लेन में है, फिर इस तरह
ये उंगलियां जो पहले इस प्लेन में थी अब ऊपर गई नीचे आई। वैगिंग, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, आया पूछा जाता है बेटा एग्जाम में। तो ये 4 किस्म की हमारी बेंडिंग्स हो गई। सिजरिंग को ऐसे दिखाएंगे इस तरह, रॉकिंग, सिजरिंग में दोनों जो है बीच को काट, जैसे कैंची काटती है तो ये बीच की तरफ को आ रहे हैं। वैगिंग में दोनों इकट्ठे ही एक साइड को जा रहे हैं, सॉरी रॉकिंग में इकट्ठे ही एक साइड को जा रहे हैं जैसे रॉकिंग चेयर में होती है। वैगिंग में क्या हो रहा है, प्लेन से बाहर जा रहे हैं। रॉकिंग ये तो इन प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग में ट्विस्ट करते हैं। तो हमारी बेंडिंग्स हो गई। अब आप कहेंगे जो दिखा रहे थे ये कैसे हम इसको निकालते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। ये स्लाइड दिख रही है, थोड़ी हल्की सी बनी है वैसे, ये आई रोट इट डाउन, कि हुक्स नियम पे आधारित है। आप लोगों ने सबने हुक्स लॉ पढ़ रखा है ना, बीएससी हुक्स Yes, लॉ। ma'am. सिंपल हार्मोनिक, देखिए जब आप उसमें कैलकुलेट करते हैं ना उसी तरह से इसमें भी कैलकुलेशंस होते हैं। अब हम यहाँ एनर्जी ना लिख करके हम उसको इंडिकेट करते न्यू बार से, यानी कि जो दिखा रहा हमारा फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स विच इज इक्वल टू द रिवर्स द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। तो इज इक्वल टू 2 पाई सी स्क्वायर रूट के अपॉन म्यू एम। अब ये क्या होता है देखिए, 1/2 पाई सी। अब हम इसको खोल के लिख दे के अपॉन ये जो टर्म लिख रखी है ना म्यू एम, ये क्या होती है, ये हमारी होती है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस मास इसको कहते हैं। रिड्यूस मास मतलब कि अगर हमारे 2 एटम्स हैं ए और बी, तो उन दोनों की जो हमारी मास है एटम्स ए और बी की, उसकी रिड्यूस मास कैसे कैलकुलेट करते हैं कि पहले उन दोनों की मास को आप मल्टीप्लाई कर दें, ए और बी की मास को, और उसको डिवाइड कर दें किससे, ए और बी का की मास का जो जोड़ आता है, जो सम आता है उससे। दिस इज नोन एज रिड्यूस मास। मास ऑफ ए इंटू मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इज नोन एज द रिड्यूस मास। और ये के क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट। अब आप देख रहे हैं मास तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिड्यूस मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे किसके, ये फ्रीक्वेंसी के। अब हम इसको फ्रीक्वेंसी करके कहेंगे, हाँ, जो वेव नंबर दिखा रखा है, न्यू बार दिखा रखा है, मतलब जितनी ज्यादा हमारी मास होगी उतना ही ये कम होगा। और के से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि फोर्स कांस्टेंट। देखिए जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट, मतलब 2 एटम्स के बीच में वो जितने अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, उनको दूर करने के लिए एक दूसरे से उतनी ही एनर्जी की जरूरत होगी। तो ये फोर्स कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू दिस फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। और सी तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट इज अ कांस्टेंट। तो न्यू बार वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स में, c इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट सेंटीमीटर पर सेकंड में, k इज इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट्स डाइंस पर सेंटीमीटर में, म्यू इज इक्वल टू रिड्यूस मास। ये हमारा हुक्स लॉ पे आधारित जो है वाइब्रेशनल, जो हम मोड्स निकालेंगे इसको, उसी के हमारे इक्वेशन पे बेस्ड है। अब हम कहेंगे हम किस तरह देखेंगे इनको। हमें मालूम है ना जो एटम्स वाइब्रेट करते हैं 3 डिग्री में करते हैं अलोंग द 3 एक्सिस एक्स वाई जेड। इनकी फ्रीडम जो है वो 3 डिग्रीज होती है फ्रीडम की, ये पढ़ चुकी होंगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी आप, 3 होती हैं। 3 मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग। तो इसका मतलब है कि इसमें टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, 3n, जहां की n जो है हमारे हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हैं। और ये कौन सी होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3n जो होती हैं, रोटेशनल, रोटेट कर रहा है, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल डिग्रीज। ये तीनों जो हैं ये बनाती हैं हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 3 एक्सिस में हो गई तो हर एक की 3 एक्सिस, ये 3 एक्सिस पर लीनियर, और उसमें फर्क होता है अगर हमारा जो मॉलिक्यूल हो वो लीनियर हो। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई 3n, वेयर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स। ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आयर एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, डाइपोल में चेंज होना चाहिए। और हम ये भी देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल कई तरह से वाइब्रेट हो सकता है।
अगर हम चाहें उसके वाइब्रेशनल मोड्स की कितने सारे हमें सिग्नल्स दिखें तो कैसे कैलकुलेट करें उसमें, तो उसमें डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब जो लीनियर होते हैं उसमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑटोमेटिकली कम हो गई। लीनियर मोड्स में विद n नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे वाइब्रेशनल मोड्स दिखाए जाएंगे वो आ जाएंगे 3n-5, 6 नहीं होंगे आपके, 3n-5 होंगे, है 6 नहीं, क्योंकि ये कैसा है, हमारा मॉलिक्यूल लीनियर है। तो देखिए हम कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें हम ये वैल्यूज रखें 3n मतलब 3 इंटू 3 -5 इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है लीनियर है ना, तो एक कम है हम। अब हम इसमें अगर निकालें तो देखिए कितने निकलेंगी, 4 वाइब्रेशनल मोड, 4 निकल गए, जिसमें से 2 तो हमारे स्ट्रेचिंग होते हैं और 2 बेंडिंग होते हैं। वहीं पे ऐसे अगर हम मॉलिक्यूल देखें HCl, अब HCl की निकालें, HCl लीनियर, HCl एटम्स 2 हैं, तो 3 2 6, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, -5 इज इक्वल टू 1, तो उसमें हमें एक ही वाइब्रेशनल मोड दिखाई देगा। वहीं पे जो हमारे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है ना, उसमें तो डायपोल चेंज ही नहीं होगा, वो सिमेट्रिकल है, डायपोल नहीं चेंज होगा, तो वो उसमें रेजोनेंस की स्थिति पैदा ही नहीं हो सकेगी। इसका मतलब उसमें आईआर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसका मतलब किसी किस्म का सिग्नल हमें उसमें नहीं दिखाई देगा। तो ये तो थी लीनियर की बात। अब वहीं पे अगर नॉन लीनियर हमारा मॉलिक्यूल, लीनियर नहीं हो, कोई और भी शेप का हो, लीनियर मतलब एक लाइन वाला नहीं हो, हाँ, कोई और उसकी ज्योमेट्री या शेप हो, तो उसमें जो हम उसमें सारे ये दिखाई देते हैं हमें, जो मोड्स हैं इसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो उसमें टोटल जो हमें दिखाई देंगे, क्योंकि 3 3 हो गई, हमें वाइब्रेशनल निकालनी है ना, हर एक की 3 होती है, 3 3 6 3 9, ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल ये हो रही है, 3 3 कैसे होती है, अलोंग द 3 एक्सिस, तो हर एक की 3 हो गई। अब 3 में से हमको इसमें वाइब्रेशनल निकाल रहे हैं, तो हमको इसमें ट्रांसलेशनल भी 3 दिखाई देंगी। 3 कैसे, XYZ तीनों एक्सिस के अलोंग, 3 इसमें रोटेशनल XYZ, तो उनको तो हम माइनस कर लें, क्यों, हम खाली वाइब्रेशनल मोड्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वाइब्रेशनल मोड्स कैलकुलेट करने 3 हमारे वाइब्रेशनल मोड्स कैलकुलेट करने का ढंग, हम तो कितने एटम्स हैं उस हिसाब से निकाल रहे हैं ना मॉलिक्यूल में, और जो मोशन होगा वो अलोंग 3 एक्सिस होता है, तो वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांसलेशनल, इसमें से वाइब्रेशनल निकाल रहे हैं, उसको इज इक्वल टू साइन के पहले रख दीजिए, और यहां रख दीजिए कितनी, क्योंकि 3 एक्सिस के अलोंग 3 एटम्स n -6 क्यों, क्योंकि ये 6 जो होंगी कौन से होंगे, हमारे रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ये दोनों होंगी, और लीनियर में तो एक कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें रोटेशनल ट्रांसलेशनल जो होंगी वो 6 नहीं होंगी, 6 ना होके वो 5 ही होंगी। रोटेशन करेगा वो लीनियर मॉलिक्यूल है, ट्रांसलेशन होगा तो 3 3 6 होनी चाहिए थी, लेकिन लीनियर है ना, तो एक कम हो गई उसमें, और इसमें तो अलोंग 3 एक्सिस XYZ, ट्रांसलेशनल भी रोटेशनल भी, तो 3 + 3 6, तो टोटल जो वाइब्रेशनल मोड दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे 3n-6, जिसमें से n-1 जो है वो स्ट्रेचिंग होते हैं कैलकुलेशंस के बेसिस पर, और 2n-5 होते हैं बेंडिंग। तो देखिए हम H2O में क्या होगा, H2O ये लीनियर नहीं होता है, सबने H2O पढ़ रखा है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, नॉन लीनियर होता है। ऐसे ही CH4 ये क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन होता है, सबने पढ़ रखा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लीनियर नहीं होता है। H2O लीनियर नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी सबने पढ़ रखा है इससे प्रीवियस क्लासेस में, आई विल नॉट मूव आउट ऑफ माई टॉपिक देयरफॉर। तो अब देखिए इसमें हम कैलकुलेट करें 3n-6 के आधार पर, 3n एटम्स कितने हैं H2O में, कितने एटम्स हैं BSc, H2O में कितने एटम्स हैं, 3 है कि नहीं, हाँ Yes, ma'am. हाँ, तो 9 - 6 3, तो हमें इसमें 3 वाइब्रेशनल मोड दिखेंगे। अब वहीं पे मीथेन में कितने दिखेंगे, एटम कितने हैं, 4 और एक 5, 4 हाइड्रोजन कार्बन है, तो 3 5 15, 15 - 6 इज इक्वल टू 9। अब हम इसमें 9 दिखेंगे वाइब्रेशनल मोड, जिसमें से कि 4 जो हैं, क्योंकि n-1 वो है स्ट्रेचिंग होती है, तो 5 से 1 घटाया, 5 - 1 4 हो गई स्ट्रेचिंग, और 2n-5 है
2n-5 से क्या वैल्यू आ गई, 5 आ गई हमारी, 2n, n क्योंकि 4 है ना, है नहीं सॉरी 5 है ना, तो 2 5 10 -5, 5 आ गई, तो 5 इसमें बेंडिंग के हमें दिखाई देंगे, सिग्नल्स जो उधर दिखाई देंगे, वाइब्रेशनल मोड्स दिखाई देंगे। तो ये हम किस बेसिस पर ये कैलकुलेट करें, उसके पीछे फॉर्मूला आप कुछ थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी ट्रांसमिटेंस और वेवलेंथ यहाँ आपको दिख रहा है, ये जो दिखा रखा है इसका वेवलेंथ कैसे, इन वेव नंबर्स, हाँ सेंटीमीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर इनवर्स जो डायरेक्टली, कई जगह यहाँ ना किताबों में फ्रीक्वेंसी भी लिखी जाती है, क्योंकि यहाँ वेवलेंथ न लिख के हमने वेवलेंथ का रेसिप्रोकल लिखा है सेंटीमीटर इनवर्स, और वेवलेंथ का रेसिप्रोकल जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसको कई जगह हम फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। और ये है ट्रांसमिटेंस। अब जरा इसको गौर से देखें, ये ट्रांसमिटेंस जो है ना यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है 0, और ये इस 0 फिर 20 40 60 80 100 400, कैन यू सी दिस BSc 0 to 400? यस मैम। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब अगर एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगा तो 100% उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेंस, पूरा ट्रांसमिट हो गया। ये ऊपर ये 100, हाँ सॉरी ट्रांसमिटेंस यहाँ तक है, ये जो 400 ऊपर यहाँ लिखा है ना, ये तो ये 4000 ऊपर, यहाँ पे ऊपर वो ये 100 तक है, मतलब टोटल हमारी ट्रांसमिट हो गई लाइट। टोटल हमारी लाइट कब ट्रांसमिट होगी, कैन यू टेल मी, कैन एनीवन टेल मी कब ट्रांसमिट होगी? टोटल ट्रांसमिट मतलब हमें यहाँ एक फ्लैट लाइन दिखेगी, कब ट्रांसमिट होगी टोटल? जब मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा नहीं करेगा ना, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है, IR इनएक्टिव है। क्यों होगा वो इंफ्रारेड इनएक्टिव, एब्सॉर्ब ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहे, इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो इंफ्रारेड इनएक्टिव है। मतलब या तो उसमें डाइपोल नहीं क्रिएट हो रहा, और वो कैसा है, या सिमेट्रिकल है। समझ गए, वो सिमेट्रिकल होगा, डाइपोल नहीं क्रिएट होगा। डाइपोल नहीं क्रिएट होगा तो ये एनर्जी को एब्सॉर्ब ही नहीं करेगा, IR रेडिएशन को, सारा का सारा सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा, 100% ट्रांसमिटेंस। और अगर वो एब्सॉर्ब करेगा तो उस केस में ट्रांसमिटेंस होगा वो कम से कम होगा। मतलब ये ट्रांसमिटेंस अगर गहरी पॉइंटेड नीचे तक पीक दिखाई दे, इसका मतलब हमारा मॉलिक्यूल बहुत ही बढ़िया ढंग से एब्सॉर्ब कर रहा है इंफ्रारेड को, वो बहुत ही IR एक्टिव है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। आप सबको मालूम है ना C डबल बॉन्ड O कितना पोलर ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो पाई बॉन्ड्स हैं, और ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। इस तरह इसमें जब इंफ्रारेड रेडिएशन पड़ेगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव, इस तरह स्ट्रेच करेगा। पहले इतनी दूरी थी, अब ये इतनी स्ट्रेचिंग हो गई, और बेहतरीन ढंग से, क्योंकि देखिए डाइपोल मोमेंट कितना ज्यादा है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इंफ्रारेड को, जो लाइट है उसके साथ इसका अनुनाद किसी स्थिति पैदा होगी, बहुत बढ़िया हमको सिग्नल मिलेगा। कम से कम आप देख रहे हैं 20 से भी नीचे जा रहा है ये, मतलब ट्रांसमिट लाइट जो हुई है इंफ्रारेड वो बहुत ही कम हुई है। ज्यादातर क्या हो गई है इसमें, क्या हो गई है BSc, क्या हुई है इसमें ज्यादातर लाइट इंफ्रारेड रेडिएशन क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है ना। इसका मतलब ये बहुत ही हाईली इंफ्रारेड एक्टिव है, इसीलिए यहाँ दिखा रखा है ट्रांसमिटेंस। और ये होना था यहाँ 4000 है, 4000 से ये ऊपर सेंटीमीटर इनवर्स में 4000 से हम मूव करते चले जा रहे हैं, इसको इसी तरह लिखते हैं 4000 मतलब सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब बहुत ही एनर्जी चाहिए इसके लिए, क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, दी एनर्जी। तो ऐसे हमारे बॉन्ड जिनके बीच जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उनको स्ट्रेच करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, वो यहाँ एब्सॉर्ब करेंगे, यहाँ करेंगे यहाँ। और जिनके लिए कम चाहिए वो इधर एब्सॉर्ब करेंगे, कम एनर्जी चाहिए, टुवर्ड्स 800 900 1000। दूसरी चीज देखिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ, स्ट्रेच करने के लिए बताया ना आपको शुरू में एनर्जी ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू बेंडिंग, तो हमको ज्यादातर स्ट्रेचिंग के जो फ्रीक्वेंसीज है ना वो यहाँ दिखाई देंगी। 4000 से लेकर फंक्शनल ग्रुप वाली 4000 से लेकर 1500 1600, और जो
स्ट्रॉन्ग, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंस ज्यादा हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे, और जिनका के ज्यादा हो, यानी कि फोर्स कांस्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है ऐसे, और जिनका एटॉमिक साइज भी कम हो। अब जैसे जैसे साइज भी बढ़ेगा, तो ये बताइए साइज बढ़ेगा तो उस केस में हमारी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? न्यू बार घटेगा, आपको इक्वेशन तो मालूम है ना, उसी से कैलकुलेशन है सारा। न्यू बार इज इक्वल टू 1/2πc, जो कि कॉन्स्टेंट ही है, √k/μ, यानी कि रिड्यूस मास। रिड्यूस मास बढ़ रहा है तो उसके लिए अब हमको एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए या ज्यादा? कितनी एनर्जी चाहिएगी, कम चाहिएगी या ज्यादा चाहिएगी, अगर हमारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है? कर दो। मॉलिक्यूल एटम्स जो है वो हेवी होते चले जा रहे हैं, तो अब उनको स्ट्रेच करने के लिए एनर्जी कम चाहिएगी या ज्यादा? ज्यादा। हाँ ज्यादा। वो आप जरा इक्वेशन से निकालिए तो 1/2πc√k/μ, म्यू इज इक्वल टू द रिड्यूस मास। रिड्यूस मास जो है हमारी बढ़ती चली जा रही है, तो क्या होगा? जैसे जैसे मास बढ़ेगी, बेटा ये इक्वेशन नहीं देखा तुम लोगों ने इससे पहले? देखो जो लिखा हुआ था यहाँ मैंने, और आपको मालूम भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये चीज हमारा ये फैक्टर बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा कि नहीं? आप देखेंगे हकीकत में ऐसा होता है, जैसे जैसे एटम्स का साइज बढ़ते चले जाता है, अगर फोर्स कांस्टेंट हमारा वही रहता है तो हम देखेंगे कि जो इसका डिफरेंस आ जाता है वो यहाँ क्लियरली हमको शो करेगा इन आर यूवी स्पेक्ट्रम। जैसे जैसे फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा और अगर मास उतना ही रहता हो, बस यही बढ़ रहा हो, दोनों चेंज होंगे तो हम देख नहीं सकते ना क्या डिफरेंस आ रहा है। मास वही रह रही है, एटम्स की मास वही रह रही है, मतलब 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ठीक है। 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड में Ma+Mb जो होगा वो दोनों ही कार्बन है, अपॉन Ma+Mb, वो तो वही रहेगा। पर हम के चेंज कर रहे हैं, पहले हमने सिंगल बॉन्ड लिया, फिर डबल बॉन्ड लिया, फिर ट्रिपल बॉन्ड लिया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि सिंगल बॉन्ड को स्ट्रेच करने की ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, डबल बॉन्ड को ज्यादा चाहिएगा, या ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा चाहिएगी? सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि फोर्स कांस्टेंट कितना ज्यादा होगा? ट्रिपल बॉन्ड का। नेचुरली होगा कि नहीं बेटा? वो खींच करके जितना मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी उतना ही फोर्स कांस्टेंट, ये पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, बढ़ता चला जाता है। या इन अदर वर्ड्स आई कैन से, मान लो एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और दूसरा कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। sp2 वाले के साथ अगर हाइड्रोजन लगा हो C और H, और वहीं एक sp3 वाले के साथ लगा हो, तो भाई जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो तो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं? आप लोगों ने एस कैरेक्टर पढ़ रखा है ना सबने, हाइड्रोजन को क्या करेगा, वो अपनी तरफ को खींचेगा। उससे किसमें चेंज आ जाएगा, हमारे न्यू बार में। तो हम देखते हैं फोर्स कांस्टेंट और इसका क्या असर पड़ता है, ये हमें डायरेक्टली देखिए सिग्नल्स में दिखाई देगा अपने। और मोर ओवर हम इसको डिवाइड और कैसे कर सकते हैं, मतलब ये ऐसे कैलकुलेशन के अलावा 2 रीजन इसमें कह सकते हैं हम। एक रीजन तो हमारा हो गया, कौन सा रीजन? एक तो हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, जहां ज्यादातर हम फंक्शनल ग्रुप जो है वो देखेंगे एब्जॉर्ब करते हैं। ये अमूमन मोटा मोटा ये 1400, कहीं 1500 भी लिखा है, 1400 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक है। और जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो आता है हमारे 600 से सेंटीमीटर इनवर्स है, 600 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमारा ये नाम क्यों है ना ऐसा, फंक्शनल ग्रुप? कंपाउंड्स के जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, चाहे वो हाइड्रोक्सी हो, अमीनो हो, वो सारे इस एरिया में एब्जॉर्ब करते हैं, तब इसको कहा जाता है फंक्शन, या कार्बोक्सिलिक हो या एल्डिहाइडिक हो, वो सारे इस एरिया, तो फंक्शनल ग्रुप रीजन। और अगर मान लो हमारे पास हैं 2 अल्कोहल्स, मान लो प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, बिल्कुल डिट्टो एक सा स्ट्रक्चर है, खाली उनके OH के प्लेसमेंट में फर्क है। ब्यूटेन 1 ऑल, सॉरी ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेन 2 ऑल, ऐसे भी कह सकते हैं आप। OH के जो है प्लेसमेंट में फर्क है। अब हम इनको कैसे डिटेक्ट करें? ऐसे डिटेक्ट करें, क्योंकि बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप रीजन तो एक सा आएगा ना, दोनों में OH ग्रुप है, दोनों में CH है,
हैं, दोनों में CH2 है, दोनों में CH3 है, तो उनके वाइब्रेशंस एक से आएंगे, वाइब्रेशनल मोड्स, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, बेंडिंग फ्रीक्वेंसीज, एक्सेप्ट in this region which is known as the fingerprint. जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग से आप देखते हैं ना, कोई भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते हैं। उन फिंगरप्रिंट से, उन छापों से उंगलियों की हम पता लगा सकते हैं कि ये किसकी हैं। इसी तरह दो कंपाउंड्स के जिनके बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे हों, तो उनका हमें पता लग सकता है कि तब भी ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। कौन से? अगर हम इनका फिंगरप्रिंट रीजन देखें तो। इसीलिए इसको फिंगरप्रिंट कहते हैं, क्योंकि किसी कोई भी दो कंपाउंड्स का ये रीजन एक जैसा नहीं होता है, भले ही उसमें बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप और बाकी सारे लगे हुए ग्रुप्स एक जैसे हों। तो दो इसमें डिवीजन, विभाजन कर रखा है। आप देखिए यहाँ जो दिखा रखा है ना, 4000 इनवर्स से लेकर ये स्केल अभी यहाँ इतने तक स्प्रेड कर रखा है, 1660 तक इधर नीचे जा रहा है, यहाँ 1000 है। अब हम कुछ कुछ देखेंगे क्या एब्जॉर्प्शंस हो रहे हैं यहाँ। देखिए X और H ये लगा हो यहाँ, X और H, X हेट्रोएटम है और H तो पहले ग्रुप में है। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है। हेट्रोएटम और हाइड्रोजन, मान लो ये हो NH, ये हो OH, ये हो CONH, हर एक केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना डिफरेंस है। और मोर ओवर हाइड्रोजन इतना छोटा है और हर एक केस में ये कॉमन है। चेंज होगा सिर्फ किससे? N, ये 5th ग्रुप में है, ये 6th ग्रुप में है, ये 4th ग्रुप में है। इनके मासेस में फर्क होगा, बाकी H तो हर एक में कॉमन है। इनके बीच का बॉन्ड जो है ना इतना स्ट्रांग होगा, तो इनको स्ट्रेच करने के लिए रिड्यूस मास कम है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, हालांकि सिंगल है, पर आप देखिए स्ट्रेच करने के लिए ना इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि अल्कोहल जो है वो 3500 लगभग एब्जॉर्ब करते हैं, 3500, 3400, 3200। और लगभग उसी रीजन में हमारे नाइट्रोजन NH ये भी एब्जॉर्ब करता है। NH, OH और NH मिलता जुलता इनका है, पर OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसकी बड़ी ब्रॉड सी पीक आती है, अभी हम देखेंगे इसको। और NH में बड़ी शार्प, नुकीली, तीखी पीक आती है। यहीं पे CONH भी एब्जॉर्ब करेगा। अब चलिए हेट्रोएटम की एब्जॉर्प्शन से चले जाए हम कार्बन हाइड्रोजन। अब आप देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन, ये देखिए नारंगी से दिखा रखा है, तो ये सब 4000 से लेकर 3200, क्योंकि है तो सिंगल बॉन्ड। CH में भी यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ हेट्रोएटम लगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फर्क है, तो फोर्स कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इस वजह से इनके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, 4000 से लेकर 3200 सेंटीमीटर इनवर्स। वहीं पे अगर हम हाइड्रोजन के साथ आप रख दें कार्बन, हेट्रोएटम रख के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप देखिए अब उतना डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि ये 4th ग्रुप में है और ये तो सब इलेक्ट्रोनेगेटिव थे ना। 4th ग्रुप के बाद के सारे हेट्रोएटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, अनलाइक कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन, अब इस केस में जो हम देखेंगे, हमारी सिग्नल्स जो देखेंगे वो 3200 से लेकर 2800 सेंटीमीटर इनवर्स। कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग, इसके लिए देखिए इतनी कम एनर्जी, बताया ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर्स। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी ही ज्यादा इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर्स, जितना वीक बॉन्ड उतनी ही कम। यहाँ हम वीक बॉन्ड्स को भी देखेंगे या बेंडिंग्स को भी देखेंगे। अब देखिए ये तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन से अब हम इधर मूव करते हैं, ये वाले रीजन में 2300 से लेकर 2100, यहाँ भी हमें दिखाई देंगे ऐसे बहुत शार्प, कई सारे नहीं दिखेंगे। शार्प क्यों नहीं दिखेंगे? इसका मतलब वो कम एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो वीक बैंड दिखेंगे, ऐसे ऊपर ज्यादातर ट्रांसमिट हो जाएंगे, ऐसे छोटा सा दिखेगा। शार्प नीचे तक जाता हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्ब हुआ है, ट्रांसमिट बहुत कम हुआ है। जैसे कि NCO, देखिए यह क्या लगा, एक तरफ कार्बन नाइट्रोजन, दूसरी तरफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, ये सब में यहाँ नाइट्रोजन कॉमन है एक के साथ। यहाँ इधर CN, CS, CO, CN, कहने का मतलब है यहाँ ये डबल बॉन्डेड दिख रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई डबल बॉन्डेड दिख रहे हैं तो इनकी तो वो ज्यादा होनी चाहिए थी, नहीं, पर आप ये भी तो देखिए ना, यहाँ सिंगल बॉन्ड था पर साइज कितना कम था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना था।
यहाँ फोर्स कांस्टेंट जो है ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इंक्रीज हुआ, पर साथ में देखिए साइज भी तो कितना एटम का बढ़ गया। यहाँ तो हाइड्रोजन था ना, यहाँ सब जगह क्या है, और उसके साथ हेट्रो एटम, यहाँ इसके साथ क्या है, कार्बन। तो इनकी हमें दिखाई देती है 2300 से लेकर 2100 से बीच में इनकी पीक। कार्बन ऑक्सीजन की जो हमें दिखाई देती है, प्लीज पे अटेंशन बीएससी, आई जस्ट बी लीविंग यू वेरी सून। कार्बन ऑक्सीजन कार्बोनाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शार्प पीक, बहुत अच्छी तरह इसमें डाइपोल चेंज होता है, ये 1800 से 1500। फिर ये हेलोजिनेटेड की सिंगल बॉन्ड, इनके लिए तो बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि देखिए हालांकि सी ये क्योंकि ये फोर्थ ग्रुप में है, ये सेवंथ ग्रुप में, ये फोर्थ ग्रुप में, ये भी सेवंथ ग्रुप में। अब साइज बढ़ता चला जा रहा है ना, साइज बढ़ता चला जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी भी, हेलोजिनेटेड है सारे, तो इसमें एनर्जी कम चाहिए होती है। ये एक तो इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन था कि किस तरह एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। अब जरा हम आके देखें, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, देखिए क्या एनर्जी, दोनों कार्बन है ना, तो दोनों की रिड्यूस मास एक सी होगी, नीचे का वैल्यू, दोनों ही कार्बन है, Ma और Mb, Ma और Mb, Ma और Mb, लेकिन फोर्स कांस्टेंट ये ट्रिपल बॉन्ड है ज्यादा, फिर इससे कम डबल बॉन्ड, उससे कम सिंगल बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिएगी कहाँ, इधर। और इसकी हमें दिखाई देता है जो सिग्नल, जो कहना चाहिए वाइब्रेशनल मोड जो आती है, इसकी वैल्यू वो आती है 2260 से लेके 2100 सेंटीमीटर इनवर्स। डबल बॉन्ड की आती है 1660 से लेकर 1640 सेंटीमीटर इनवर्स। सिंगल बॉन्ड की आती है 1200 से लेकर 800 सेंटीमीटर। ये बाकी पे भी निर्भर करते हैं, बाकी स्ट्रक्चर इतने ही थोड़े पे नहीं, बाकी यहाँ सी के साथ क्या एरोमेटिक लगा है, क्या एलिफेटिक लगा है, उस पर भी निर्भर करता है। पर ये बता रहा है कि फोर्स कांस्टेंट का कितना महत्व है। देखिए जब हमारे Ma और Mb ये क्या रहे, कांस्टेंट, तो then our energy required is directly proportional to the force constant. On the other hand, यहाँ पे देखिए जब हमारे Ma और Mb ये चेंज होते जा रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड, फोर्स कांस्टेंट देखिए ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पर क्या चेंज हो रही है, यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। इस केस में रिड्यूस मास इनकी चेंज होती चली जा रही है, यहाँ सबसे कम थी, सबसे स्ट्रॉन्ग, यहाँ देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। फिर कार्बन कार्बन उससे कम एनर्जी 1200 से 800, फिर 1250 से लेके 1020 कार्बन नाइट्रोजन, साइज बढ़ रहा है ना एटम का, फिर 1150 से लेके 1080 तक सेंटीमीटर इनवर्स कार्बन ऑक्सीजन। आपको रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जब स्ट्रक्चर करते हैं ना याद हो जाते हैं ये, और मोटा आपको ज्ञान होना चाहिए कि एग्जैक्टली यू डोंट हैव टू लर्न दीज स्ट्रक्चर्स, जितने देखेंगे तब आपको अंदाजा आएगा। अब ये है हमारा कार्बन हेलोजन। अब देखिए हेलोजन के केस में फिर बड़ा इंटरेस्टिंग, हर केस में ये क्या हो रहा है, यहाँ छोटा सा एटम था, अब ये साइज बढ़ता चला जा रहा है, मतलब रिड्यूस मास बढ़ती चली जा रही है। तो आप देख रहे हैं ये 1400 से था 1400 से 730, और जब मास बहुत बढ़ गई तो एनर्जी कम चाहिए, कितनी वैल्यू आ गई, 600 से लेकर 500 सेंटीमीटर इनवर्स। ये मैं इसलिए यहाँ दिखा रही हूँ आपको बताने के लिए, सिग्मा से ले रखा मैंने, sigmaeldritch.com से ये वैल्यूज IR की दे रखी है उन्होंने, तो वहां से कि फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वाइब्रेशनल मोशन, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड मास। ये नीचे का देख के आपको समझ में आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, इससे आया बीएससी समझ में, बीएससी CF CCl, जैसे जैसे मास बढ़ रही है तो हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी घटती चली जा रही है। और ये कुछ एक यहाँ दे रखे हैं वैल्यूज एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी के, कि ये कंपाउंड है एल्केन्स, ये एब्जॉर्ब करेंगी देखिए 2800, एल्केन्स 2200, एल्कीन्स 3000 उससे नीचे, एल्काइंस। अब हर केस में आप यहाँ देख लीजिए तो जरा, हर केस में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एल्केन में कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एल्कीन्स में, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है किसमें, एल्काइंस में। और आप देखेंगे जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा ना, तो हाइड्रोजन को ये अपनी तरफ को ऐसे खींच रहा है, यहाँ को ये बॉन्ड इसको, तो एनर्जी भी ज्यादा लग रही है उसके। देखिए जैसे ही अगर हमको एक सिग्नल कहाँ पे दिखे 3200 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक छोटा सा शार्प सिग्नल, तो समझ जाइए वो किसके कारण है, ये कंपाउंड हमारा एसिटिलिनिक है, और कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें,
एसिटिलीन है, इसके अलावा और एडिशनल भी दिखाई देते हैं, CH के अलावा CC वाली रेंज में भी हम देखेंगे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो एक हमें यहाँ दिखाई देगा, दूसरा हमारे को लगभग 2200 में जो दिखाई देगा ना वो काहे की स्ट्रेचिंग से होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। 1640 लगभग में दिखाई देगा वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की स्ट्रेचिंग से। और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन फोर्स कांस्टेंट इतना कम एल्केन्स में, तो उसमें 750 कम एनर्जी चाहिए, 750 लगभग में सिग्नल होगा, वो भी वीक सा होगा। एल्केन्स में आप देख रहे हैं एनर्जी कैसे कम चाहिए एल्काइंस की। एल्काइंस में तो 3000 से ऊपर की एनर्जी लग रही है, 3200 3300 पे आता लगभग इसका सिग्नल है। और एल्केन्स में 3000 से नीचे कम एनर्जी लग रही है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लगा दोनों में हाइड्रोजन है, दोनों की रिड्यूस मास तो एक सी है ना, चाहे एल्काइन ले, चाहे एल्केन ले, चाहे एल्कीन ले, हर केस में ये जिस जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से उसका हाइब्रिडाइजेशन फर्क है, तो उससे फर्क पड़ रहा है। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन से किसमें फर्क पड़ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर हमें 3000 से सटे हुए दिखाई दें कुछ सिग्नल्स तो वो एल्केन है, 3000 के जस्ट ऊपर दिखाई दें तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर एल्कीन है, और अगर 3300 लगभग में दिखाई दें तो इसका मतलब वो एसिटिलिनिक कंपाउंड है। और इसी से कॉरिस्पॉन्डिंग हमें यहां दिखाई देंगी सी सिंगल बॉन्ड सी एल्केन वीक, देखिए 750 कम एनर्जी चाहिए इसके लिए, सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब ये दो कार्बन स्ट्रेच कर रहे हैं, हाँ यहाँ कार्बन हाइड्रोजन कर रहे हैं, यहाँ कार्बन कार्बन कर रहे हैं, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन जो स्ट्रेच कर रहा है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। 3300 लगभग सेंटीमीटर इनवर्स में हमें उसके सिग्नल दिखाई देते हैं एल्काइन के सच एज एसिटिलीन्स। और अगर वहीं पे वो एल्केन हो कंपाउंड तो उसके 3000 से लेकर 2800 तक हमें सिग्नल दिखाई देते हैं, क्योंकि है तो वही हाइड्रोजन, दोनों में स्ट्रेच वही हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब ये उतनी जोर से नहीं हाइड्रोजन यहाँ को खींच रहा है, तो उसका कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन का भी कार्बन हाइड्रोजन की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पे फर्क पड़ता है। जितना वो खिंचेगा उतना ही वाइब्रेशन के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, जैसा एल्काइन में, जितना वो कम खिंचेगा उतनी ही कम एनर्जी चाहिएगी जैसा कि एल्केन्स में। बट डेफिनेटली कार्बन हाइड्रोजन के केस में 3000 लगभग इनकी एनर्जी। अब कार्बन को आप चेंज कर दीजिए, यहाँ OH रख दीजिए, अगर O कार्बन की जगह यहाँ O और H रख दिया हमने, O और H इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना फर्क है, उसके लगभग और भी ऊपर आते हैं, ये 3500 से सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर आते हैं अगर OH और NH ये यहाँ पे हो। OH देखिए ये OH दिखा रखा है, जैसे कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स में 3400 से लेकर 3700 पे दिखाई देते हैं। OH 2500 से लेकर 3300। अब आप कहेंगे ये तो OH है, तो ये क्यों नहीं दिख रहा हमें 3000, ये अल्कोहल, ये इसलिए नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि जब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना तो वो ये इधर से भी खींचेगा, तो ये दो तरफ से बेचारा हाइड्रोजन खींच रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है इधर के ऑक्सीजन से भी, और एक और मान लीजिए यहाँ OH हो अल्कोहल, जब क्लोज क्लोज हो, वो सारे पास पास में हो, तो उस केस में खींचेगा, खींचने में कम एनर्जी चाहिए, हमारा जो बीच का हिस्सा है वो भी खिंच जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कम एनर्जी चाहिएगी क्योंकि बॉन्ड वीक हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बोक्सिलिक एसिड, उस केस में हमें एक बहुत चौड़ा सा बैंड दिखाई देता है। जबकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह उसमें प्रेजेंट नहीं हो तो उसमें हमारा चेंज हो जाता है इसकी वैल्यू। सो BSc, दिस इज ऑल फॉर टुडे। यू आर कनेक्टेड विद मी? हेलो BSc? यस मैम। आज देखिए अभी ये नया टॉपिक, मैंने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया, तो हमने क्या देखा कि ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, इसमें जो इंफ्रारेड रेडिएशन पड़ेगा ना उससे जो चेंज आएगा वो क्या होगा, क्योंकि इंफ्रारेड की एनर्जी यूवी की एनर्जी से कम होती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव करेंगे, बल्कि उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेट करेगा वो। वाइब्रेशन जो होंगे वो तभी हो पाएंगे पॉसिबल जब उसमें चेंज हो उस मॉलिक्यूल में, किसका, डाइपोल का। किसका चेंज होना जरूरी है, डाइपोल।
डाइपोल जब चेंज होगा वो तभी होगा जब मॉलिक्यूल या तो सिमेट्रिकल नहीं हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो, या पाई बॉन्ड्स ऐसे जुड़े हुए हो कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हो, मॉलिक्यूल हो हमारा। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। और ये अब जो इस पे इंफ्रारेड रेडिएशन गिर रहा है, पड़ रहा है, उसमें भी वेव्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव, उससे मैचिंग जब ये हो जाए इसकी, इस डाइपोल की, तो एक अनुनाद की सी स्थिति पैदा होगी जिससे हमारा जो है एब्जॉर्ब कर लेगा मॉलिक्यूल ये इंफ्रारेड रेडिएशन। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी हमें इंटेंस पीक दिखाई देगी दूसरी तरफ। तो जहां एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा वहां वीक पीक दिखाई देगी, क्योंकि मैक्सिमम हिस्सा ट्रांसमिट हो जाएगा। क्योंकि इसको जो हम प्लॉट करते हैं वो हम वेवलेंथ वर्सेस एब्जॉर्बेंस नहीं, हम यहाँ प्लॉट करते हैं ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर। और वेव नंबर जो है वो इनवर्स होता है किसका, वेवलेंथ का। तो इनवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा उसका, तो इसका मतलब वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एनर्जी के। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही उसको वाइब्रेट करने के लिए हाई एनर्जी लगेगी। इससे बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम फंक्शनल ग्रुप निकाल सकते हैं जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, चाहे वो OH हो, NH2 हो, COH हो, CN हो, NO2 हो, etc. And what we see here are different stretching and bending modes. स्ट्रेचिंग के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो 4000 से लेकर के 3200, 3300, 2000, 2200 सेंटीमीटर इनवर्स, और उससे पीछे जो दिखाई दे 1400 से कम रीजन पे, वो उसके बेंडिंग मोड्स होते हैं, क्योंकि बेंड में बॉन्ड एंगल चेंज होता है, बॉन्ड डिस्टेंस नहीं चेंज होता है, एनर्जी कम लगती है। अब हम इसको दूसरे ढंग से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ये दो मोड्स तो इसमें आते हैं। बेंडिंग 4 किस्म की होती है, रॉकिंग, ट्विस्टिंग, वैगिंग, एंड व्हाट इज द फोर्थ टाइप, रॉकिंग, ट्विस्टिंग, वैगिंग, और क्या है, एंड Scissoring. हाँ, यस, वैगिंग, ट्विस्टिंग, रॉकिंग एंड scissoring. Two are in plane and two are out of the plane. On the other hand, जो स्ट्रेचिंग होती है जिसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि बॉन्ड के डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वो हमारी दो किस्म की होती है, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल, दो किस्म की होती है। इन सबको हमने प्लॉट करके देख लिया, निकाल लिया स्ट्रक्चर। मतलब टोटल स्ट्रक्चर तो नहीं निकल सकता है, लेकिन टोटल स्ट्रक्चर के लिए हमको PMR, इसका 13C NMR और भी स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से हमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिटेक्ट हो जाते हैं। और मोर ओवर फंक्शनल ग्रुप के अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि कोई एक कंपाउंड का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ले, कोई एक मान लीजिए मेडिसिन है वो, और हम उसी का दूसरे मेडिसिन, वही मेडिसिन हमने कहीं दूसरी जगह से खरीदी हुई या हमने सिंथेसाइज करी, और हम देखना चाहें कि ये वही है या इसमें अडल्ट्रेशन तो नहीं है दो कंपाउंड्स में, तो हम उसका दूसरे का लें तो हम देखेंगे कि वो एक दूसरे से मैच नहीं करता है। फंक्शनल ग्रुप तो एक जैसा है लेकिन फिंगरप्रिंट रीजन अलग है, तो इसका मतलब वो दोनों जो हैं मॉलिक्यूल्स या वो एक जैसे नहीं है। तभी उस रीजन का नाम जो 1400 से लेकर 600 वाला हिस्सा होता है उसको बहुत ब्रॉडली फैलाया भी जाता है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना ग्राफ में वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द स्ट्रेचिंग, क्योंकि स्ट्रेचिंग वाला रीजन तो इजिली दिख जाता है, ये पास पास होते हैं इसलिए इनको दूर फैलाया जाता है, जिससे बेंडिंग रीजन जो है हमको ऐसे इजिली दिखें कि अगर दो कंपाउंड्स की बेंडिंग अलग हो तो फिंगरप्रिंट्स रीजन से हम डिटेक्ट कर पाए कि ये दोनों कंपाउंड्स अलग हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन to our infrared spectroscopy. So please revise this, and before this revise your ultraviolet spectroscopy also coming to class. Thank you all for today. I'll be posting this lecture to you very soon. Okay, so thank you BSc. Thank you, ma'am.